हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का जो यूनिट नंबर 2 है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का, उसका ओवरव्यू लेने के लिए। आज मैं आपको ये यूनिट पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा इस यूनिट को पढ़ना कैसे है, इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, कैसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, और क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए ताकि इस यूनिट के अंदर हम परफेक्ट हो जाएं। ये सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस होंगी। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं जी अपने सिलेबस से। यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ऑफिशियल सिलेबस यूजीसी नेट कॉमर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। देखो, इस यूनिट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है अकाउंटिंग का और दूसरा कंपोनेंट है जी ऑडिटिंग का। जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका अकाउंटिंग का है, यहां से लेकर ये यहां तक अकाउंटिंग चल रहा है। और लास्ट में आपको ऑडिटिंग वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। तो ज्यादा समय, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा एनर्जी आपका भी हमारा भी अकाउंटिंग में लगेगा। ऑडिटिंग तो लास्ट का 10% समय ही आपका लेगा। तो अकाउंटिंग की अगर चर्चा करें तो बेसिक से लेके एडवांस्ड बहुत सारी चीजें सिलेबस में डाली गई हैं। अकाउंटिंग के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पोर्शन भी डाले गए हैं। एक एक करके नजर डालते हैं क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स की बात करी हुई है। फिर आते हैं जी आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप के अलग अलग जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबकी बात करी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात हुई, यानी कि आपके शेयर्स को लेकर कैसे इशू करोगे, कैसे फोरफीट करोगे, इनको लेकर सवाल है। कंपनी के लिक्विडेशन को भी इंक्लूड किया गया है। अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज, जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ना रहता है। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स या जिसे कंसोलिडेशन बोला जाता है, वो टॉपिक भी इंक्लूड किया गया है। तो बेसिक अकाउंटिंग भी पढ़नी है, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी पढ़ना है और कंपनी की अकाउंटिंग भी पढ़नी है। इसके बाद आते हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी आपको चीजें पढ़नी है काफी सारी। मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है जो कि धुएं निकाल देता है काफी सारे स्टूडेंट्स के। बजटरी कंट्रोल भी पढ़ना है। प्रोसेस कॉस्टिंग अगेन एक धुएंधार टॉपिक है, काफी मुश्किल लगता है कई स्टूडेंट्स को। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ना है। कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग और जीआईटी, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की बात करनी है। ये टॉपिक थोड़े से देखने में अलग से लग रहे होंगे और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, छुटपुट टॉपिक्स हैं, आराम से कवर हो जाते हैं। इसके बाद आता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करना। अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आती है बारी कुछ नए अलग से हटके टॉपिक्स की, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी सवाल देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पे इतने ज्यादा सवाल नहीं है जितने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे आते हैं। इसके बाद बारी आई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस की। तो अभी प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल आपको एएस पढ़ने हैं, आपको इंड एएस भी पढ़ने होंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इनकी भी जानकारी आपको रखनी होगी। क्योंकि अभी हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग का जो सिनेरियो है वो इंटरनेशनल लेवल के साथ लिंक हो चुका है, और किस तरीके से ये लिंकेज किया गया है, ये कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। काफी सारे फैक्चुअल सवाल भी यहां से एग्जाम में आ जाते हैं। इसके बाद बारी आती है जी ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग का जो टॉपिक है उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं कि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वाउचिंग वेरिफिकेशन क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑडिट आपको पढ़ना है। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं जिन पे एग्जाम में सवाल आता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मैनेजमेंट ऑडिट। इस पे ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट है। इसके बाद एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट के भी टॉपिक्स है जो कि ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज कंपनी ऑडिट। इस पे भी एग्जाम में सवाल आते हैं, लिखा नहीं है बट एग्जाम में सवाल आते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको कवर अप करके जाना होगा। तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013, क्या प्रोविजंस डाले गए ऑडिटिंग से जुड़े हुए, ये भी आपको मालूम करके जाने होंगे एग्जामिनेशन के लिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं जी इस यूनिट को कवर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी और क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके के सवाल इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो कुछ सवाल तो होते हैं सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल जो इस यूनिट से पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे पूछा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है।
कई सवाल होते हैं मैच द फॉलोइंग के, जिसमें एक साइड आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिए, एक साइड आपको उनका यहाँ पे नेम दे दिया कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, एक साइड आपको रेशो दे दी, दूसरी साइड आपको उनके फॉर्मूला दे दिए। तो इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। इसके अलावा कई सवालों में अलग अलग स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, आपको बताना होता है कौन सी सही है कौन सी गलत है। कई सवाल होते हैं असर्शन रीजनिंग वाले। इन सवालों से काफी सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं, डरते हैं। इनके अंदर असर्शन दे दी जाती है और नीचे लिखा जाता है एक रीजन। असर्शन लिखा होगा, उसके साथ ब्रैकेट में ए लिखते हैं और रीजन के साथ ब्रैकेट में आर लिखते हैं। एक स्टेटमेंट देंगे, दूसरी स्टेटमेंट देंगे, आपसे पूछेंगे क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई संबंध भी है या नहीं है। जैसे असर्शन में वो कहते हैं कि हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, रीजन में कहता है हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो दोनों स्टेटमेंट अरे सही हैं और दोनों संबंधित भी हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर दे दोगे। तो इस तरीके से आपको बताना होता है कि दोनों करेक्ट भी हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई, इस तरीके की आपको आंसर यहाँ पे देनी होती है। इसके अलावा आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग की बात हो रही है तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। एक बहुत ही फेवरेट सवाल जो एग्जामिनर का रहता है वो रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस को लेकर। बाकी यहाँ पे जो रेशो एनालिसिस वाला पार्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पार्ट है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये तो नाइटमेयर है स्टूडेंट्स के लिए, इससे भी कई बार प्रैक्टिकल सवाल आ जाते हैं। तो कैसी नॉलेज आपकी यहाँ पे टेस्ट हो रही है, आपकी फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट हो रही है कि आपको फैक्ट याद है कि नहीं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ याद है कि नहीं याद है, आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको पता है ना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ऐसे जितने भी कंसेप्ट आएंगे क्लियर है कि नहीं है, आप कंसेप्ट को एनालिटिकली अप्लाई कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते। जैसे आपका कंसेप्ट है रेशियो एनालिसिस का, अब आपको सवाल आ रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो आपकी 2:1 है, आपने नए शेयर्स इशू किए, इससे रेशियो बढ़ेगी या घटेगी, तो आप उसे एनालिटिकली अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ये भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। बाकी प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज और एग्जांपल्स तो यहाँ पे आपसे पूछे ही जाएंगे, कई बार सीधा फॉर्मूला आएगा, कई बार फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फैक्चुअल नॉलेज हो चाहे या फिर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, सारी की सारी बिल्डअप हो जाएगी अगर आप आने वाली क्लासेस को अच्छे से देखेंगे सुनेंगे। हर एक क्लास के साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए जाएंगे, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ताकि आप एक यूनिट के महारथी बन जाएं, परफेक्शन तक पहुंच जाएं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की चिंता भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपके साथ काफी सारे न्यूमेरिकल्स क्लास में डिस्कस करेंगे, और मॉक टेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी आपकी काफी सारी प्रैक्टिस इनकी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो आपको कवर अप करना रहता है सिलेबस में, डेट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। तो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं। देखो, अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो हर कोई अपने तरीके से अकाउंटिंग करता जाएगा। तो हमने बताया कि किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। जैसे हमने आपको ये बताया कि आपको केवल वही ट्रांजैक्शंस को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना है जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हो, ये आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। हमने आपको बताया कि आपको सारी जो चीजें हैं अपनी किताबों में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखनी है, ये कॉस्ट कंसेप्ट आपको कहता है। हमने आपको बताया कि सारी ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना है बिजनेस एंटिटी के पर्सपेक्टिव से, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से, ये आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है। हमने बताया जी किताबें आपको रेगुलर इंटरवल्स पे क्लोज करनी है, बंद करनी है, अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है, बैलेंस शीट बनानी है, ये कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हमने कहा कि आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है कि आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, आगे कई सालों तक चलता रहेगा, ये कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हमने आपको कहा कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू आपको रिकॉर्ड करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये आपको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमारे पास है जिनको अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं, और हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, कंपेरेबिलिटी हो जाती है कि हर एक बिजनेस कंसर्न ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया होगा तो उनके अकाउंट्स, उनकी बैलेंस शीट आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। अकाउंटेंट्स का कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा होता है वो ये ज्यूम करके चलता है ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो किया गया उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। तो इन सभी कंसेप्ट्स को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स तो आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा बहुत से और कंसेप्ट्स भी हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट है। तो ये भी बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे जो आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। यहां से एग्जामिनेशन में बेसिक सवाल आ जाते हैं कंसेप्ट से जुड़े हुए, कोई ज्यादा डीप आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए इन सभी कंसेप्ट्स की, तो आपका एग्जामिनेशन का सवाल सॉल्व हो जाएगा।
एंड प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाने के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इशू किए जिनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद करके तो जाने हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, S1 किससे जुड़ा, 2 किससे जुड़ा, 3 किससे जुड़ा, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। आपको ये तो कवर अप करके जाने ही पड़ेंगे और इसके साथ साथ इनके बारे में कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे AS2 आपको कहते हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपको बताता है कि आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कौन सी हैं जो कि हर बार फॉलो करनी जरूरी हो जाएंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट आपको बताता है कि अगर आपकी करंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपकी फिक्स्ड एसेट्स की बात करता है। तो इनकी बेसिक बेसिक नॉलेज अगर होगी आपको और आपको नंबर याद होगा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा होगा, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। एंड प्यारे दोस्तों, आज के समय में हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी विदेशी कंपनियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो क्यों ना हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी उनके साथ कंपेरेबल हो। अब जो हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, IFRS के हिसाब से। तो हमने इंडियन कंपनीज को भी यहाँ पे कहा कि आप भी ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। बट हमारे लिए इन स्टैंडर्ड्स को एज इट इज फॉलो करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारी सिचुएशन, हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग थी। तो हमने इन IFRS के बेसिस पे अपने नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जिनको नाम दिया गया इंड AS। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अब हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए तो मैंडेटरी लागू कर दिए। तो हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो इन इंड AS को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती हैं। और आपका काम भी थोड़ा सा बढ़ गया कि अब आपको AS के साथ साथ इंड AS भी याद करने होते हैं क्योंकि आज के समय में ज्यादा सवाल इंड AS से आ रहे हैं और AS से सवाल थोड़े से कम पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो बारी आती है जी पार्टनरशिप अकाउंट्स की। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हम बात करते हैं कि अगर अलग अलग लोग मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग करेगी। जैसे दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कैसे अकाउंटिंग करें, कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा। अगर ये दो लोग एक और पर्सन को साथ में जोड़ लेते हैं तो किस हिसाब से अकाउंटिंग किया जाएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, रीवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें। अगर ये दो लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल देते हैं, पहले 2:3 थी अब 1:4 कर ली, तो क्या एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे। अगर तीन लोग थे अब एक चला जाता है और दो ही रह जाते हैं तो क्या एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, कैसे गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे, कैसे रीवैल्यूएशन करोगे, ये सारी चीजें। और खुदा ना खास्ता अगर एक पार्टनर दुनिया छोड़ के ही चला गया, अगर डेथ हो गई पार्टनर की, तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरीके से उनके लीगल हेयर को पेमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग में करनी होती हैं। ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और ये सारी चीजों को डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिसोल्यूशन इन पार्टनरशिप का। देखो, हमारी अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी, किस तरीके से एसेट्स लायबिलिटीज को बेचा जाएगा और पैसे रिकवर करके पार्टीज की पेमेंट कर दी जाएगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप बंद हो रही है और पैसे है ही नहीं किसी के पास, हमारे पार्टनर्स भी बिल्कुल कंगाल बैठे हैं, उनकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है कैपिटल अकाउंट में, उनके पास एसेट्स नहीं है कि वो लाकर इस डेफिशिएंसी को पूरा कर दे। तो उस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है, गार्नर वर्सेस मुर्रे प्रिंसिपल, उसको अप्लाई किया जाता है। तो ये सारा काम किस तरीके से होता है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में इन सब से जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पार्टनरशिप के अंदर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है ना, वही वाला रहता है। बाकी आपकी अकाउंटिंग को लेकर, गुडविल को लेकर अलग अलग सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बात है जी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ, जिसमें आपसे बात होने वाली है शेयर्स की इशू की। तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं, तो किस तरीके से आप उनको इशू करेंगे। कई बार 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे ही इशू किया जाता है, कई बार 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया जाता है, और कई बार ये शेयर 10 रुपए का तो है बट इसे 8 रुपए में इशू किया जाता है। तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिस्काउंट को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, क्या दे सकते हैं डिस्काउंट या नहीं दे सकते, किस केस में दे सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। अब यहाँ पे आप शेयर्स इशू करेंगे तो कई बार आपको शेयर्स के बदले कैश मिलता है,
कई बार कैश के बदले आपको कुछ और मिलता है, आपको मशीनरी मिलती है, फर्नीचर मिलता है, तो ये सारी चीजें किस तरीके से अकाउंटिंग होगी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। एन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो सबसे जरूरी टॉपिक आपको कवर अप करना होता है यहाँ पे इस वाले पोर्शन से, डेट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इस पे हमेशा एग्जाम में सवाल आ ही जाता है। देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स तो इशू कर दिए, 10 रुपए का शेयर इशू किया, और कंपनी ने जब पैसे मंगाए तो एक शेयर होल्डर ने उन पे 8 रुपए ही दिए, 2 रुपए दिए ही नहीं। तो अब कंपनी उस शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उनको जब्त कर लेती है, फोरफिट कर लेती है, उसको यहाँ पे अपना शेयर होल्डर के रजिस्टर में से हटा देती है। तो इस केस में किस तरीके से आपका अकाउंटिंग होगा? अब इन शेयर्स को कंपनी जब्त करके अपनी जेब में नहीं रखे रखती, इनको वापस से री इशू भी करती है। तो री इशू करेंगे तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, इसको भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स भी कवर अप करने रहते हैं। जैसे टॉपिक हमारे पास है अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। तो अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं, जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिल गए और बना दी सी लिमिटेड। अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पूरा का पूरा अब्जॉर्ब कर लिया, टेक ओवर कर लिया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कंपनी अंदर से तो वही है, बट एक्सटर्नली उसका यहाँ पे हमने रंग रूप बदल डाला। जैसे ए लिमिटेड अंदर से तो ए लिमिटेड ही है, बट हमने कंपनी के बाहर उसका नाम चेंज करके बी लिमिटेड कर दिया, कुछ उसके अंदर चेंजेस कर दिए, अंदर सारा काम वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो ये सारे केसेस में अकाउंटिंग कैसे होगा ये बताता है आपको AS14। AS14 कहते हैं कि आपका अमलगमेशन या तो इन द नेचर ऑफ परचेज होगा या इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। अगर कंपनीज के बीच में समझौता हुआ है तो उसे परचेज बोलते हैं। अगर दोनों कंपनीज की सारी एसेट्स लायबिलिटीज मर्ज हो गई, दोनों कंपनीज की शादी हो गई, तो उसे मर्जर का नाम दिया जाता है। तो ये सारे केसेस में अकाउंटिंग किस तरीके से होगा आपके साथ डिटेल में कोर्स में डिस्कस किया जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, कई बार हमारी कंपनीज को इंटरनली भी रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कंपनीज जो अंदर से खोखली हो चुकी हैं, उनकी बैलेंस शीट में वैल्यूज कुछ और आ रही हैं, बट अंदर से उतनी वैल्यूज नहीं है। जैसे लेट सपोज एसेट्स खड़े हुए हैं, डेटर्स खड़े हुए 10 लाख के, बट आप इनसे पैसा मांगने जाओ तो 1 लाख भी देने को तैयार नहीं है। गाड़ी खड़ी हुई है कंपनी में 5 लाख की, बट ये ऐसी गाड़ी है जिसके टायर भी नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं है, चलती नहीं है, तो अगर आप इसे बेचने जाओ तो 5-10 हजार भी शायद ना मिले। तो हमारी बैलेंस शीट को सही वैल्यू पे लाने के लिए कंपनीज को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ऐसी कंपनीज जो काफी सारे लॉसेस सफर कर रही हैं पिछले कुछ सालों से, बैलेंस शीट में सही पोजीशन नहीं आ रही, एसेट ज्यादा दिख रहे हैं, लायबिलिटीज कम दिख रही हैं, कंपनी में ज्यादा कैपिटल लगा हुआ है और एक्चुअल में उसे कम करना चाहिए तभी सही पोजीशन आ सकती है, तो फिर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं उस कंपनी का। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स सब मिलकर बैठते हैं और यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे इस कंपनी को दोबारा से उजागर किया जा सके, दोबारा से कैसे इसमें नई जिंदगी डाल दी जाए ताकि ये कंपनी फिर से खड़ी हो जाए, फिर से शुरू हो जाए। ऐसे चलती रही तो हमारा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा हम सेक्रीफाइस करते हैं, थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करें, ताकि ये कंपनी आगे जाकर ठीक हो जाए और हमारा कुछ पैसा तो बच जाए। इसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। कैसे ये सारा प्रोसेस होता है, कैसे अकाउंटिंग होती है, ये आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे कोर्स के अंदर। एंड प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कंपनी की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर उस केस में कंपनी पे ताला लगा दिया जाता है, कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं ये लिक्विडेटर साहब। ये देख रहे हो आप इनके चेहरे पे कितनी खुशी है? खुशी इसलिए है क्योंकि ये कंपनी को बेचने निकले, कंपनी के सारे एसेट्स ये बेच देंगे और उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे। ये सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी जेब में नहीं डालेंगे, इससे वो कंपनी की जो भी लायबिलिटीज है, देनदारियां हैं, उनको पे ऑफ करेंगे। तो एक एक करके जो भी इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, लोन एडवांसेस, जो भी एसेट्स होंगे सबसे पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर उनसे लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे।
और लायबिलिटीज के पेमेंट भी इनको लॉ के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्रोसीजर से करनी होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई शेयर होल्डर इनका साला है तो उसकी पेमेंट पहले कर दें, ऐसा करना अलाउड नहीं है। उनको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, फिर आपके लिक्विडेशन के खर्चों के पैसे निकालने हैं, फिर कई कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जैसे आपके वर्कमैन है, टैक्सेस वगैरह हैं, उनकी पेमेंट होती है, फिर आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और लास्ट में जाकर अगर कुछ बचता है तो इक्विटी वालों के हाथ लगता है। तो ये सीक्वेंस उनको फॉलो करनी होती है। यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स तैयार की जाती है, उनकी चर्चा आपके साथ डिटेल में कोर्स में की जाएगी। चलिए तो आगे बात करते हैं आपके होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स की। तो यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का जो फंडा है वो आपको समझना होगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे यहाँ पे कंपनी बी है, कंपनी बी के 100% शेयर्स कंपनी ए के पास है। तो इस केस में हम बोलेंगे जी कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है और कंपनी बी सब्सिडरी है। अब कंपनी ए की बैलेंस शीट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस बैलेंस शीट के अंदर कंपनी ए के एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ साथ कंपनी बी के एसेट्स और लायबिलिटीज भी आने चाहिए? सर बिल्कुल लगता है। तो किस तरीके से इन सभी चीजों को किया जाएगा, अकाउंटिंग कैसे होगा, ये आपको इस टॉपिक के अंदर कवर अप करना होता है। इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जो की बात करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। यहाँ पे बहुत सारे इशू भी आपको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कंपनी ए ने कंपनी बी के जो शेयर्स खरीदे हुए हैं उसके बदले कंपनी ए ने 2 लाख रुपए दिए थे, और वास्तव में कंपनी बी की जो शेयर्स की फेस वैल्यू बनती है वो केवल 1.5 लाख ही बनती है। तो 50,000 हमने एक्स्ट्रा दिए, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है। इसका अकाउंटिंग किस तरीके से होगा? कई बार कंपनी ए के पास 100% नहीं 90% शेयर्स होते हैं कंपनी बी के, और 10% की नहीं और के पास होते हैं, तो इस 10% को बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है, ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों आपके साथ इस टॉपिक में आगे कोर्स में डिस्कस की जाएंगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों आगे बात होती है जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी एनालिसिस की। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कौन से शेड्यूल में क्या फॉर्मेट्स इनके दिए हुए हैं, और फिर बात होगी इनकी एनालिसिस की। एनालिसिस के लिए अलग अलग टूल्स हमारे पास हैं। कई बार हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, कई बार कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कई बार ट्रेंड एनालिसिस की जाती है, आपके ट्रेंड जो है पहचाने जाते हैं, कई बार अलग अलग रेशोज कंप्यूट होती हैं, कई बार कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई जाती है। ये तीनों रेशो, कैश फ्लो और फंड फ्लो, ये टॉपिक्स आपको सेपरेटली डिटेल में भी कवर अप करने हैं, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। तो आइए इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें रेशो एनालिसिस की, तो रेशो का तो बेसिकली क्या मतलब है, जैसे 2:1 मैंने लिखा, ये एक रेशो हो गई। तो अलग अलग रेशोस हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूट करते हैं। जैसे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशो निकालते हैं कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के मुकाबले कितने हैं हमारे पास। अलग अलग रेशोस निकाली जाती है जिनके बेसिस पे आपके इन्वेस्टर्स अलग अलग डिसीजन लेते हैं, आपकी कंपनी के बारे में अलग अलग जानकारी लेते हैं। ये रेशोस को आप क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले आती है आपकी लिक्विडिटी रेशोस, जैसे आपकी करंट रेशो थी वो एक लिक्विडिटी रेशो थी। इसके बाद आती है लीवरेज रेशो, जैसे हम बात करते हैं डेट और इक्विटी का रिलेशन, डेट इक्विटी रेशो क्या है, कितना लीवरेज है कंपनी के अंदर। तो ये आपकी लीवरेज या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोस बनती हैं। इसके बाद आती है एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने हम अपने स्टॉक को कितना एफिशिएंटली सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम अपने डेटर से कितना एफिशिएंटली पैसा रिकवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों इन एफिशिएंसी रेशोस के अंदर आती है, जिनको टर्न ओवर रेशो भी बोला जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, ये सारी रेशोस यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा कुछ रेशोज है प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी हुई, जैसे हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर, हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशो, हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। तो ये सारी रेशोज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं डिपेक्ट करती है। तो इन सभी रेशोज को भी हम कंप्यूट करते हैं। तो अलग अलग रेशोज के क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल सवालों को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आपके साथ आगे कोर्स में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। अब बारी आती है जी कैश फ्लो एनालिसिस की। तो क्या हुआ, एक कंपनी के पास साल के शुरू में कैश था
10 लाख का और साल के एंड में कैश रह गया 5 लाख का। हमने अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा, हमने देखा ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो 20 लाख का हुआ है। अरे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ बट कैश कम कैसे हो गया, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। हमने देखा कि प्रॉफिट तो 20 लाख का हुआ बट कंपनी ने इस साल एक मशीनरी खरीदी बहुत महंगी, जिससे आपका कैश कम हो गया। तो ये सारे फ्लोज निकाले जाते हैं, इन फ्लोज को डिवाइड किया जाता है। कौन से फ्लोज हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, नॉर्मल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, कौन से फ्लोज हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे मशीनरी खरीदी एक इन्वेस्टमेंट है, कौन से फ्लोज हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने नए शेयर्स इशू किए, नया लोन लिया, पुराने लोन की पेमेंट करी, डिविडेंड दिया, इंटरेस्ट दिया, ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है, उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इससे एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। तो इन सभी को भी आपके साथ आगे कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है जी आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट की। देखो जो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपके फ्लो ऑफ फंड्स की समरी आपको बताती है। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की, बट जब अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आपकी सारी पोजीशन कैश से क्लियर नहीं होती है। आपके पास कैश के अलावा और भी करंट एसेट्स हो सकते हैं, कुछ करंट लायबिलिटीज भी होती हैं। तो फिर हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके निकाल लेते हैं अपना वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला काम ये रहता है कि अपना वर्किंग कैपिटल निकालो और देखो वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया। वर्किंग कैपिटल साल के शुरू में 5 लाख था, साल के एंड में 2 लाख रह गया। तो ये वर्किंग कैपिटल आपका क्यों कम हो गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कुछ पैसा हमारे ऑपरेशंस में लग गया, कुछ पैसा ऑपरेशन से आया भी होगा। हो सकता है आपने कोई नई मशीनरी खरीदी हो, कोई नए शेयर्स इशू किए हो, कोई पुराने लोन की रीपेमेंट करी हो। तो आप एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर एक तरफ आप लिखते हैं कि कहां से आपको फंड आए और एक तरफ लिखते हैं कि कहां पे आपने फंड गवाए, कहां पे फंड्स को आपने अप्लाई कर दिया। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट भी तैयार की जाती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कैसे बनाई जाती है, कौन सी चीजें फंड का फ्लो इफेक्ट करती है, कौन सी चीजें फंड का फ्लो इफेक्ट नहीं करती हैं। ये सारी चीजें आपके साथ आगे कोर्स में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों बात है कुछ कॉस्टिंग के टॉपिक्स की तरफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपने एक यूनिट और बनाया तो आपकी कॉस्ट में कितना मार्जिन आ जाएगा, कितना चेंज आ जाएगा। बेसिकली बात होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, अगर आपने ये समझ ली तो आपका पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियर हो जाता है। इस स्टेटमेंट के अंदर खास बात यह है कि आपको एक नया टर्म देखने को मिलता है, विच इज योर कंट्रीब्यूशन। आप अपनी जो भी सेल्स है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जैसे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं 10 रुपए का और उसको बनाने में आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपए का है, तो आपका 4 रुपए कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाता है। और ये 4 रुपए आप हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे कमा रहे हैं। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कर देते हैं, जैसे हमारे मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट है तो ये 4000 हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से जो भी आपके फिक्स्ड खर्चे हैं उनको माइनस करते हैं और फाइनली हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल कर आता है। तो ये सारी कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है, इसके अंदर अलग अलग रेशियोज भी कंप्यूट होती है, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाला जाता है, पीवी रेशियो भी निकाली जाती है। ये सारी चीजें आपके साथ आगे कोर्स में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने में। इसके बाद बात आती है जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस की। ये टॉपिक ऐसा है जो कि हमारे अच्छे खासे स्टूडेंट्स के धुएं उड़ा देता है। हमारे पास काफी क्वेरीज आती है कि सर इसे छोड़ दे, इसे पढ़ना जरूरी है क्या, इससे एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखो इससे सवाल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। कई बार तो एक ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इतना बड़ा न्यूमेरिकल आता है कि उस पर 5 सवाल आ जाते हैं। तो टॉपिक को कवर अप करके जाना तो बहुत जरूरी है। इसके अंदर हम निकालते हैं कि हमने कॉस्ट का स्टैंडर्ड क्या बनाया था और एक्चुअल कॉस्ट क्या निकल कर आई। जैसे हम ये पेन बना रहे हैं तो पेन बनाने में हमने निकाला था कि जी हमारा कॉस्ट आना चाहिए 10 रुपए, बट एक्चुअल कॉस्ट आ गया 12 रुपए। तो ये 2 रुपए का फर्क हमारे पास क्यों आ गया, क्या हमने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, क्या लेबर ज्यादा इस्तेमाल हो गई, या कोई ओवरहेड का खर्चा बढ़ गया। इसे एनालिसिस करते हैं पूरा।
अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे आपके पास जिनको आपको अप्लाई करना सीखना होगा। ये सारी चीजें आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आएंगी, तो इसे डिटेल में कवर अप करके जाना, सारे फॉर्मूलाज आप कवर अप करके जाना। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सारी चीजें आपके साथ कंसेप्चुअली डिस्कस होंगी, आपको इतनी डिटेल में करा दी जाएंगी, कंसेप्ट ऐसे समझा दिए जाएंगे कि आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी इन फॉर्मूलाज को कहीं भी अप्लाई करने में। तो चलिए आगे बात करते हैं जी बजटिंग और बजटरी कंट्रोल की। देखो, आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले बजट बना लेना बहुत जरूरी है, कहीं ओवर बजट ना हो जाए। आप बाजार शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं तो घर से पहले बजट बनाकर चलते हैं कि 5,000 10,000 का बजट है, इससे ज्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे। और ऐसी हमारी जो भी बिजनेसेस है वो भी बजट बनाते हैं, साल के शुरू में बजट बनाते हैं कि इतना खर्चा होगा, इतना काम करेंगे, और फिर एंड में जाकर मैचिंग करते हैं कि जितना बजट बना था उससे खर्चा कम या ज्यादा हुआ। तो ये सारा बजटिंग का जो फंडा है वो भी आपको कवर अप करना है, कोर्स में आपके साथ डिस्कस होगा। अलग अलग तरीके के बजट होते हैं, कुछ आपके सेल्स बजट होंगे, कैश बजट होंगे, प्रोडक्शन होंगे, परचेज बजट होंगे, कुछ आपके मास्टर बजट होंगे, कुछ आपके फिक्स्ड बजट होंगे, कुछ आपके फ्लेक्सिबल बजट होंगे, कुछ परफॉर्मेंस बजटिंग होगा और कुछ जीरो बेस बजटिंग की बातें भी आपके साथ होंगी। तो ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं जो कि देखने में सिमिलर सी लग सकती है, बट इनके बीच में माइन्यूट डिफरेंसेस जो हैं, जो बारीकियां हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और सारी डिटेल में आपके साथ कोर्स में कवर अप होंगी। जीरो बेस बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में काफी बार सवाल भी आ चुका है। तो इसका मतलब होता है कि आप एक स्क्रैच से बजट बना रहे हैं। पिछले साल जो पाप हो गए हो गए, पिछली बार शॉपिंग पे 10,000 खर्चा हुआ था तो हो गया, उसे भूल जाओ। इस बार स्क्रैच से सोचो, जरूरी नहीं है कि इस बार भी 10,000 ही खर्च के आना है। आप सोचो कि क्या चीज की जरूरत है, किस पे पैसा डालना जरूरी है, और उसी पे खर्चा डालो। इसे जीरो बेस बजटिंग बोला जाता है। तो इसे भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बजट का प्रोसेस क्या होता है। तो आजकल एग्जामिनेशन में ना काफी सारे सीक्वेंस बेस्ड सवाल आने लगे हैं। आपको बोला जाता है कि ये स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। क्या सीक्वेंस रहेगा आपके बजटिंग का, क्या सीक्वेंस रहेगा जीरो बेस्ड बजटिंग का। ऐसे बहुत से सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, हर एक टॉपिक से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस वाली जो चीजें है ना, इन पे भी आपको पूरा खास ध्यान देना है आपकी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि एग्जाम में इन पे सवाल आने के चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब आगे बात होगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तो देखो जी, जब भी आप अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें काफी सारे ओवरहेड कॉस्ट आपको इनकर करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब इनको बनाने में हो सकता है आपका फैक्ट्री का रेंट जा रहा हो सकता है आपका बिजली का, पावर का खर्चा आ रहा हो। तो ये सारे खर्चे जो हैं अल्टीमेटली हमें इन प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करने हैं। किस हिसाब से, किस बेसिस पे एलोकेट किए जाएं, इसको लेकर एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, पहले तो हम अपनी मन मर्जी से कैसे भी इन पे एलोकेशन कर दिया करते थे, बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको कहते हैं कि आप एक्चुअल में चेक करो कि कितना खर्चा किस प्रोडक्ट से एक्चुअल में जुड़ा हुआ है। जैसे अगर प्रोडक्ट ए आप ज्यादा एरिया में बना रहे हो तो फैक्ट्री रेंट ज्यादा उस पे एलोकेट करो। अगर प्रोडक्ट ए जो आप बना रहे हो वो ज्यादा पावर कंज्यूमिंग है तो आप ज्यादा पावर का खर्चा उस पे एलोकेट करो। तो इसको लेकर हमें क्लैरिटी मिलती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। डिटेल में सारी बातें आपके साथ आगे कोर्स में डिस्कस होंगी। आगे आता है जी काइजन कॉस्टिंग। देखो, काइजन एक जापानी टर्म है, जापानीज टर्म है, जिसका मतलब है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ। जैसे आपका सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है तो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली करते जाओ तो हो जाएगा सिलेबस तैयार। अगर आप लास्ट मिनट पे कुछ बड़ा करने की सोचोगे तो शायद ना हो पाए। तो काइजन कॉस्टिंग के अंदर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की, मैनेज करने की कोशिश करते हैं छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से। और कोशिश ये रहती है कि इन इंप्रूवमेंट से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, स्टाफ के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर। तो ये सारा फंडा क्या है आपके साथ डिटेल में आगे कोर्स में डिस्कस होगा। आगे आता है जी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। देखो, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। उस प्रोडक्ट की इन्वेंशन होती है, उसे बनाया जाता है और धीरे धीरे वो अबंडन हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे पुराने जमाने के जो मोबाइल फोन आया करते थे, एक जमाने पे कितने पॉपुलर थे, बट अब तो वो बंद होने की कगार पर ही है। कोई गिनती के कुछ लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो एक प्रोडक्ट की इन्वेंशन से लेकर उसकी अबंडनमेंट तक, उसके बंद होने तक सारे खर्चों को ट्रेस किया जाता है इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। कि प्रोडक्ट को जब बनाएंगे तो डेवलपमेंट पे क्या खर्चा आएगा, मार्केट में निकालेंगे तब क्या खर्चा आएगा, जब उसकी ग्रोथ होगी या जब उसे बंद करेंगे तो क्या खर्चे आएंगे, और उनसे जुड़े हुए क्या रेवेन्यू हमें मिलेंगे, उन सभी को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी अप्रोच को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का नाम दिया जाता है। इसे भी डिटेल में आपके साथ आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारी आती है जी टारगेट कॉस्टिंग की। देखो आज की मार्केट काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। आज की डेट में सेलिंग प्राइस हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक मोबाइल 10,000 का मार्केट में बिक रहा है, तो अगर दूसरी कंपनी को भी ऐसा मोबाइल बनाना है और मार्केट में बेचना है तो वो 12,000 का नहीं बेच सकती, उसे भी 10,000 का ही बेचना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस उसके कंट्रोल में नहीं है। उसे कंट्रोल करना है तो करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट को, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो चाहती है कि मेरा 2,000 का प्रॉफिट निकल कर आए मोबाइल के ऊपर, तो उसे अपनी मोबाइल की कॉस्ट 8,000 लेकर आनी पड़ेगी। दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट कॉस्ट। तो ये टारगेट कॉस्टिंग के सारे फंडे भी आपके साथ कोर्स में आगे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों, आगे आता है जी एक ऐसा टॉपिक जो कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स के धुएं उड़ा देता है। ये है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। अब कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि एकदम से नहीं बन जाते, मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरते हैं। अगर आपको पेपर बनाना है तो आपका रॉ मटेरियल तो वुड है, बट वुड की पहले पल्पिंग होगी, वॉशिंग होगी, मशीनिंग होगी, फाइनली जाकर आपका पेपर बनेगा। तो अलग अलग प्रोसेस से वुड को गुजरना पड़ रहा है और फिर जाकर आपका पेपर बन रहा है। तो हर एक प्रोसेस का अलग से रिकॉर्ड रखते हैं, अकाउंटिंग अलग से करते हैं, अलग से इनके अकाउंट बनाए जाते हैं। कैसे अकाउंट बनेंगे, ये सारी चीजें आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग में डिस्कस होगी। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, अगर आपने समझने में टाइम दे दिया ना इसको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। इसे भी डिटेल में आपके साथ आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। अब आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है JIT, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम का। देखो आज के समय में टाइम बहुत जरूरी है, टाइम की सेविंग होनी चाहिए, पैसे की सेविंग होनी चाहिए। देखो अगर आप सोचो कि आप सारा का सारा सामान अपने गोदाम में भर के रखो कि कभी भी किसी की डिमांड हो सकती है, तो फिर उस केस में आपको गोदाम का खर्चा, वेयर हाउस का रेंट देना पड़ेगा। आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी उस सामान के अंदर। तो आप सामान का ऑर्डर तभी प्लेस करते हो जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो। इसे जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम बोला जाता है। अब इस सिस्टम के फायदे तो हैं कि आपका खर्चा बच जाएगा, बट इसके काफी नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके साथ आगे कोर्स में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बेसिकली आपको कहता है कि देखो जी, आपकी जो प्राइसेस हैं वो बदलते जा रहे हैं और आप अपनी जो किताबों में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो कितना खराब है ये। आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आज के प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स की डिपिक्शन करनी चाहिए। ये कहता है आपको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाए उसको लेकर अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास हैं। करंट परचेसिंग पावर मेथड है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, करंट वैल्यू मेथड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है। तो ये सारे मेथड्स को, टेक्निक्स को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कोर्स के अंदर। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा नया टॉपिक है, बट इसे समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बात आती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। तो आप देख रहे हो ये जनाब बीच में कैसे झूम रहे हैं। ये झूम इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यू को आंका जा रहा है, इनकी वैल्यू काफी अच्छी लगाई जा रही है। देखो जी, यहाँ पे आजकल बात होती है ह्यूमन रिसोर्स एज अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर टू ऑर्गेनाइजेशन की। ह्यूमन रिसोर्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ही बेकार हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स से तो जान डालेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर उस ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू क्यों ना बैलेंस शीट में दिखाई जाए। तो इस चीज को लेकर हमारे पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं कि किस वैल्यू पे ह्यूमन रिसोर्स को अपनी बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हैं। उन सभी चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा नया सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ते हुए। चलिए आगे आते हैं जी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। आजकल बात होती है गो ग्रीन मूवमेंट की। हम जो भी काम करें उससे पर्यावरण बचना चाहिए, पर्यावरण पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और हमारी अकाउंटिंग के अंदर भी अब इस एस्पेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं, उनसे एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा।
उन चीजों को भी जब अपनी किताबों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाती है, उसे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का नाम दिया जाता है। इसको लेकर भी डिटेल में आपके साथ आगे कोर्स में चर्चा होगी। चलिए, तो आगे बात होगी ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग करना, इसका मतलब है जी जांच पड़ताल करना कि जो भी हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, वो कितना सही है, कितना सही तरीके से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करता है। तो ऑडिटर साहब ये इंश्योर करते हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं हमारे बिजनेस पोजीशन का। तो इसके अंदर वो अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हैं ऑडिटिंग के अंदर। वो वाउचिंग करते हैं, वो जो भी आपके बिल हैं, कैश मेमो हैं, उन सभी को चेक करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं किसका, एसेट्स लायबिलिटीज का। जैसे आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया कि बिल्डिंग है जी 1 करोड़ की, तो वो जाकर देखेंगे वास्तव में बिल्डिंग है भी है या नहीं है। आपने दिखाया कि आपकी लायबिलिटी है 50 लाख की, तो वो देखेंगे वो लायबिलिटी असल में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। और अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना कर देंगे जिसमें वो लिखेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, बिल्कुल सही है, या फिर इसमें गड़बड़ घोटाले हैं। जो भी उनका ओपिनियन है वो देंगे। इसके अलावा कॉस्ट ऑडिट का टॉपिक भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंपनी लॉ है, उसके अंदर ये प्रोविजन बना सकती है कि कुछ कंपनीज को अपनी कॉस्ट का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। कि अगर कोई कंपनी कह रही है कि पेन बनाने की जो कॉस्ट आती है वो 10 रुपए आती है, तो सरकार कह सकती है कि इसका ऑडिट कराइए कॉस्ट ऑडिटर से, और वो सही मायने में बताएगा कि ये कॉस्ट आपने सही निकाली है या फिर इसमें कोई गड़बड़ है। एंड प्यारे दोस्तों, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट भी आपके कोर्स में इंक्लूड किए गए हैं। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट इंक्लूड किया गया है। तो मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि मैनेजमेंट जो भी उसके फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, टॉप, मिडिल, लोअर सभी लेवल्स पे सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। एनर्जी ऑडिट के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सही हो रहा है या फिर ऐसा तो नहीं है कि इनएफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा एनर्जी हम फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। इसे चेक करते हैं। एनवायरमेंटल ऑडिट के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज का इफेक्ट एनवायरमेंट पे पड़ रहा है उसको देखा जाता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जिसमें जो भी आपके कंप्यूटर्स पे आजकल काम हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे आजकल काम हो रहा है, सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, उन सिस्टम्स का ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा सेफ्टी ऑडिट भी है। सेफ्टी ऑडिट जनरली यहाँ पे आपके जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ा होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेफ्टी को लेकर खतरा हो सकता है, तो इंश्योर करते हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हुए हैं अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, तो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सब चीजों को चेक किया जाता है। अगेन इन सबको आपके साथ और डिटेल में आपके कोर्स में डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आपके साथ आज की चर्चा। तो मैंने आपके साथ एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया, आपको एक हवाई यात्रा करा दी आपके यूनिट 2 अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के सिलेबस की। जब आप इस सिलेबस को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक क्लैरिटी जरूर होगी। आपको मालूम होगा कि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और आपकी जो पढ़ाई है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं जी हमारे कोर्स की तरफ, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में। साथ में आपको एमसीक्यू जरूर लगाने, मेरे साथ कसम खा लो यहाँ पे कि हर एक टॉपिक के साथ एमसीक्यू जरूर लगाओगे। इसी अप्रोच के साथ मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।